चलिए नेक्स्ट हमने करना है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन लिखेंगे और पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए लॉर्ड कर्जन का टाइम आते आते कंट्री के लेवल पर या नेशनलिज्म के लेवल पर बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। कर्जन को सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय वायसरॉय भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा ही पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था। लेकिन अगर आप एक कर्जन के हैसियत से सोचें, कर्जन के नजरिए से देखें, तो कर्जन के पास ऑप्शन थे क्या? आप ये देखो कि अब भारत वो भारत नहीं रहा है पहले जहाँ पे ब्रिटिश का खुला विरोध नहीं हो रहा है। कर्जन के सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। देखो, पंजाब और बॉम्बे में अनरेस्ट पैदा होना स्टार्ट हो गया है। इसके साथ साथ अब अंग्रेजों का खुला विरोध भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर भी, जिसको अंग्रेजों ने एक सेफ्टी वॉल की तरह आपका बनाया था, उसमें उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा का जन्म हो रहा है। उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा क्या है? जो इस बात पे जोर देती थी कि हमें ब्रिटिश का विरोध करना चाहिए और ब्रिटिश के खिलाफ भूख हड़ताल कीजिए, ठीक है, उनके खिलाफ धरना दीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, एजुटेशन शो कीजिए, मासेस को इन्वॉल्व कीजिए ब्रिटिश के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में। और इस समय आप ये देखो, जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है, इसमें जो तीन लोग थे वो काफी प्रोमिनेंट थे। लाल बाल पाल हम कहते हैं। पंजाब के रीजन में लाला लाजपत राय थे, मुंबई महाराष्ट्र के रीजन में बाल गंगाधर तिलक थे और बंगाल के रीजन में विपिन चंद्र पाल थे। सो आप ये देखो कि धीरे धीरे नेशनलिज्म की जो भावना है वो बहुत ज्यादा प्रखर हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में कर्जन को ये जरूरी लगा कि क्यों ना इस नेशनलिज्म की भावना को ब्रेक किया जाए। इस नेशनलिज्म की जो अप्रोच धीरे धीरे लोगों के अंदर बढ़ रहा है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जाए। इस समय भारत सचिव हुआ करते थे रिजले, और रिजले ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि संगठित बंगाल हमारे लिए एक चुनौती है। यानी कि जो कलेक्टिव बंगाल है या यूनाइटेड बंगाल है, वो आगे आने वाले टाइम पर और प्रेजेंट में भी क्या हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक चुनौती पैदा कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो नेशनलिज्म मूवमेंट है, नेशनलिज्म पार्टीज और सोसाइटीज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? आपका बंगाल में। 1902 में बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा अनुशीलन समिति बनाई गई थी। अनुशीलन समिति को बनाया गया था बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा, और इन्होंने अपनी उग्रवादी आपकी जो गतिविधियां हैं उनको शुरू कर दिया था बंगाल में। ये ब्रिटिश गोदामों को लूटते थे, आपके जो अधिकारी वगैरह होते थे उनको मारते थे, पीटते थे, जान से मारने का प्रयास आपका किया करते थे। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो बंगाल में आपका शुरू हो चुकी है। नेशनल लेवल पर भी जो बड़ी पार्टी थी, जैसे कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, उसमें भी एक गुट जो था, उग्रवादी गुट, जिसमें लाला लाजपत राय लोग वगैरह थे, वो इनको सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, जो आपके क्रांतिकारी गतिविधियों करने वाले आपके लोग हैं, वो उनको सपोर्ट करते थे। इसके साथ साथ पूरे बंगाल में एक नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही थी क्योंकि कांग्रेस के अंदर नेशनलिस्ट चेहरों का उदय हो रहा था। आपने हमने ये सुना है कि किस तरह जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, मॉडरेट्स नहीं बनना देना चाहते थे। रीजन ये था कि धीरे धीरे मासेस बड़ी मात्रा में कांग्रेस के साथ जुड़ रहे थे और कांग्रेस के थ्रू एक्सट्रीमिस्ट अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट आपका लॉन्च करना चाहते थे। अब ये बात की जानकारी कर्जन को थी पहले से ही, इसलिए हम ये देखते हैं कि उसने ये डिसीजन लिया कि अगर इस नेशनलिज्म की भावना को तोड़ना है तो बंगाल का डिवीजन करना जरूरी होगा। जो पॉलिसी कर्जन ने अडेप्ट की थी यहाँ पर, इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। अब कर्जन ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आपके लेकर आए और 1905 में किसका डिवीजन कर दिया गया? बंगाल का डिवीजन कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब आप ये समझ गए होंगे कि कर्जन के लिए क्यों जरूरी हो गया कि बंगाल का डिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि बंगाल गढ़ बन चुका था सारी की सारी नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज का, और बंगाल से सरकार आपकी चलती थी, तो बंगाल को सेफगार्ड करना फर्स्ट प्रायोरिटी थी ब्रिटिश की। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि जब आपका नेशनलिज्म आपका बढ़ रहा है तो रिलीजियस बेसिस पर भी लोगों को तोड़ने की कोशिश की। जब एक मुस्लिम शिष्टमंडल जाकर मिलता है शिमला में कर्जन से, ठीक है, कौन? ये वही लोग थे जिन्होंने आगे चलकर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन आपका किया। आपको याद होगा कि लॉर्ड जो डफरिन थे, उन्होंने ही कांग्रेस को बनाया था एक टाइम पे।
तो अगर अंग्रेजों के द्वारा ही भारत में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बनाने की शुरुआत की गई है, तो मुस्लिम लीग जैसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं थी, जब पहले ही एक सेंट्रल लेवल का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपका बन चुका है। लेकिन जब ये मुस्लिम लीग उनसे मिलने के लिए जाती है करजन से, तो करजन का ये कहना था कि मैं ऐसे आपकी मांगे नहीं मान सकता, आप एक संगठन बनाइए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपने डिमांड्स मेरे सामने रखिए। और हुआ क्या, 1906 में किसका फॉर्मेशन हो गया, मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग के बनने से क्या हुआ कि जो हमारा नेशनलिज्म का मूवमेंट, जो पहले एक संगठित मूवमेंट आपका लग रहा था, अब उसमें दो धड़े आपके बढ़ गए। मुस्लिम लीग डिमांड करती थी राइट्स ऑफ माइनॉरिटी की, कांग्रेस डिमांड करती थी राइट्स फॉर ऑल पीपल ऑफ द कंट्री। तो दोनों धड़े जो क्या हो गया आपके, डिफरेंट हो गए। ये एक प्रयास था कि किसी न किसी तरह बंगाल में जो नेशनलिज्म का वेव चल रहा है उसको तोड़ा जा सके। हालांकि करजन ने जब ये काम आपके किए तो उसने मूवमेंट को और सप्रेस करने के लिए और भी सुधार आपके किए थे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, या इसको हम सीआईडी कहते हैं उस समय, उसकी स्थापना भी इसी के समय हुई। पुलिस सुधार, पुलिस रिफॉर्म्स इसके द्वारा किए गए, क्योंकि ये पुलिस को ज्यादा पावर देकर जल्दी से जल्दी नेशनलिज्म की बढ़ती हुई अप्रोच करना चाहता, आपका रोकना चाहता था, इसको कंट्रोल करना चाहता था। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज एक्ट आपका लाया गया, जिसमें ब्रिटिश एजुकेशन को पुश किया गया। करजन को ही भारत में सहकारिता का जनक भी कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना भी भारत में किसने की थी, आपके करजन ने ही, आपकी लॉर्ड करजन के द्वारा ही आपकी की गई थी। इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन इसके द्वारा बनाया गया था। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में इसके द्वारा पास किया गया था। इसके टाइम पर ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका बनाया गया था, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, और बाद में 1911 में इसको हटा दिया गया था। आपको याद होगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, ठीक है। देखो, अगर आज भी आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाना होता है तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, ILP कहते हैं इसको। उत्तराखंड में भी 4 जगह हैं ऐसी हैं जहां पर आपको जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला है आपका जादूंग रीजन, कहाँ का, उत्तरकाशी का। उसके बाद है आपका माणा विलेज, चमोली का, नीलम और जौहर घाटी, पिथौरागढ़ की। यहाँ पर जाने से पहले आपको वहाँ के SDM से इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, चाहे आप वहीं के नागरिक क्यों ना हो, चाहे आप उत्तराखंड के लोग क्यों ना हो, ठीक है। तो ऐसे ही इनर लाइन परमिट जो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए मैंडेटरी बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगले जो आपके व्यक्ति आपके इंडिया के वॉइसरॉय आपके बने, इनका नाम था लॉर्ड मिंटो। इनको जाना जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के लिए। देखो, ये वो टाइम पीरियड है जहां पर अंग्रेजों ने, क्योंकि जब अंग्रेजों ने डिवीजन किया था बंगाल का, तो डिवीजन के बाद बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट आपके स्टार्ट हो गए थे। जो ये वेव चल रही थी नेशनलिज्म को, इसको और ज्यादा क्रश करने की कोशिश की गई, किसके द्वारा, आपके लॉर्ड मिंटो के द्वारा। मुस्लिम लीग जैसे ही फॉर्मेशन आपका मुस्लिम लीग का, तो मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दी कि क्योंकि मुस्लिम लोग क्या है, मिनॉरिटी में है इंडिया के अंदर, और मेजॉरिटी के साथ रहते हुए उनके भी राइट्स को सेफगार्ड करने की जरूरत है। और उनके राइट सेफगार्ड कैसे होंगे, जब इलेक्शन जब होते हैं तो उसमें कुछ सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व किया जाए। उसमें वोटर भी कौन होंगे, मुस्लिम्स होंगे, कैंडिडेट भी कौन होगा, मुस्लिम होगा। इसको नाम दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, हिंदी में इसको कहा जाता है पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको आप क्या कहोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहोगे, इस एक्ट के तहत मुस्लिम्स को क्या दिया गया, आपका सेपरेट इलेक्टोरेट आपका दिया गया था, ठीक है। समझ में आया। महात्मा गांधी जब इंडिया में आपके आए थे और उन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को आपका पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था कि इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। रीजन क्या था कि जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश चलाना चाहते थे भारत में, वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद बहुत ही आसानी से वो स्टैब्लिश कर पाए आपके इंडिया में। हालांकि कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली किसकी बात करता था, आपके डिवीजन की बात करता था। इसके साथ साथ हम देखते हैं इंडिया, जो आपके इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उसको आपका बढ़ा दिया गया। एक और बात हुई बेटा, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि जो इंडियन सेक्रेटरी हुआ करता था, उसकी हेल्प करने के लिए एक इंडियन काउंसिल हुआ करती थी, और उस इंडियन काउंसिल और सेक्रेटरी की सहायता से ही वॉइसरॉय क्या करता था, अपना शासन चलाता था।
इस इंडियन काउंसिल में पहली बार 2 इंडियंस को अपॉइंट करने की बात की गई और 1910 में सैयद अहमद बरेलवी और केसी गुप्ता ये 2 भारतीय व्यक्ति बने जिनको इंडियन काउंसिल में ऐड किया गया। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 1858 के बाद जो शासन है थोड़ा सा चेंज हो गया था। और शासन कैसे चल रहा था आपका? सबसे ऊपर कौन था? ब्रिटिश क्राउन था। क्राउन के नीचे कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। पार्लियामेंट के नीचे कौन था? इंडियन सेक्रेटरी था। इंडियन सेक्रेटरी को हेल्प करने के लिए क्या थी बेटा? इंडियन काउंसिल थी, या इसको काउंसिल ऑफ इंडियन सेक्रेटरी भी कहा जाता है। और इस इंडियन काउंसिल के नीचे कौन हुआ करता था? वायसरॉय हुआ करता था। तो अभी तक बेटा 1858 के बाद से लेकर अभी तक 1909 तक इस काउंसिल में सारे के सारे मेंबर कौन हुआ करते थे? अंग्रेज हुआ करते थे, ब्रिटिश हुआ करते थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत पहली बार 1909 में ये प्रोविजन किया गया कि इसमें किसको रखा जाएगा? 2 इंडियंस को रखा जाएगा ईच कम्युनिटी से, एक हिंदू रहेगा एक मुस्लिम रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम क्या रहे? अंग्रेजों के भक्त बने रहे, और जब जरूरत आपका पड़े तो हम इनको इस्तेमाल करें इनके ही देश में चल रहे आंदोलन को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो इसके तहत केसी गुप्ता और सैयद अहमद बरेलवी क्या बनाए गए? आपके इंडियन काउंसिल के मेंबर्स आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, ये कब हुआ? आपके इंडियन काउंसिल एक्ट जो आपका आया था या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो आपका आया था 1909 में, तब आपका हुआ था। ठीक है, तो पहली बार क्या होगा? इंडियन जो आपकी काउंसिल है उसमें क्या बनाया जाएगा? आपका 2 भारतीयों को मेंबर आपका बनाया जाएगा। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग सेकंड क्या बनते हैं? भारत के वायसरॉय आपके बनते हैं। इनके टाइम पे कुछ काम आपके हुए, जैसे दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। ये क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम में कि व्हेन दिल्ली बिकेम द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली जो था नेशनल कैपिटल कब बना? वैसे तो 79 के अमेंडमेंट से आपका बना था, लेकिन ब्रिटिश काल में कब बना था? 1911 में। लेकिन राजधानी ट्रांसफर कब हुई थी? 1912 में। ठीक है, ध्यान रखना घोषणा कब हुई है? 1911 में घोषणा हुई है, 1912 में क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद इनके द्वारा दिल्ली दरबार आपका लगाया गया था। दिल्ली दरबार जब इन्होंने लगाया था तो इनके ऊपर दिल्ली के क्रांतिकारियों ने बम फेंका था जिसमें ये बाल बाल बचे थे। ठीक है, उसके बाद जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था उसको हटा दिया गया था 1911 में। 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका किया गया था उसको हटा दिया गया था। रीजन क्या है? बंगाल एक मेन रीजन था जहाँ से ट्रेड वगैरह किया करते थे, और अगर बंगाल में अनरेस्ट आपका रहेगा तो ट्रेड पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या हो रहा था? काफी नुकसान उठाना आपका पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो बंगाल का पार्टीशन है उसको हटा दिया गया। जैसे मैंने कहा कि इनके ऊपर एक असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था जिसमें ये बच निकले थे। ठीक है, इसके साथ साथ इन्हीं के काल में हम देखते हैं कि इंडिया ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो ये सारी की सारी घटनाएं किसके समय पर हुई है? आपके लॉर्ड हार्डिंग के समय पर आपकी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे ये 1916 से 1921 में आपके इंडिया के वायसरॉय आपके रहे। इनके द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आपका साइन किया गया था। देखो बच्चों, होता क्या है कि 1914 से लेकर 1916 आते आते अंग्रेजों ने जो वादे किए थे भारतीयों से, उसमें से भारतीयों का विश्वास उठने लगता है। 1914 की अगर हम बात करें तो 1914 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड लॉयड, और लॉर्ड लॉयड ने ये बोला कि क्योंकि भारतीय लोग लगातार सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे हैं, स्थानीय स्वशासन की डिमांड कर रहे हैं, अगर भारतीय लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज़ादी के या वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद आपको सीमित अधिकार दिए जाएंगे, स्थानीय स्वशासन में आपको भी भागीदार बनाया जाएगा। ये बात को सुनकर कांग्रेस और गांधी जी पर्टिकुलरली काफी खुश हुए और उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए कहा। इसलिए गांधी जी को एक टाइम पर भर्ती करने वाला सार्जेंट की भी उपाधि आपकी दी गई थी भारतीय लोगों के द्वारा। इसके साथ साथ महात्मा गांधी के इस काम की वजह से ही उनको केसरे हिंद की उपाधि भी आपकी दी गई थी। केसरे हिंद सबसे बड़ा टाइटल हुआ करता था किसी भारतीय व्यक्ति के लिए ब्रिटिश शासन के अधीन।
इसको आप मानो कि ये भारत रत्न जैसा टाइटल था उस समय। ठीक है, समझ में आ गया। तो केसरे हिंद का टाइटल आपका दिया गया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने लगा तो भारतीयों को ऐसी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आई, जिससे क्या हुआ, इससे ये लगे कि अंग्रेज हमारे साथ सत्ता बांटना चाहते हैं, पावर को शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि भारत में क्या होने लगी, होम रूल लीग्स की स्थापना होने लगी। ठीक है, तिलक ने होम रूल लीग आपकी बनाई, उसके बाद एनी बेसेंट ने भी अपनी होम रूल लीग आपकी स्थापित की। इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि इनके आने से पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था, 1919 में आया था। लेकिन उससे पहले कुछ घटनाएं हुई थी। उससे पहले एक रॉलेट एक्ट आपका लाया गया था सरकार के द्वारा। रॉलेट एक्ट जो था, ये सिडनी रॉलेट आपका लेकर आए थे, जो एक ब्रिटिश अधिकारी आपका हुआ करते थे। इस एक्ट के तहत क्या था, क्योंकि देखो बच्चों, इस समय जो क्रांतिकारी गतिविधियां वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, है ना। अंग्रेजों के खिलाफ एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है, अंग्रेजों के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट आपके हो रहे हैं, अंग्रेजों को मारा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सिडनी रॉलेट ने एक कमेटी आपकी बनाई और रॉलेट एक्ट पास किया। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। इसके तहत ये एक प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ जैसा था। आपने पॉलिटी में प्रिवेंशन डिटेंशन पढ़ा होगा, पढ़ा है? कौन से आर्टिकल में है? 22 में है। प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत बेटा, अगर किसी व्यक्ति पर यह शक किया जाए कि ये फ्यूचर में किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है या फ्यूचर में कोई देश विरोधी गतिविधि कर सकता है, तो उसको पहले से ही उठाकर जेल में डाल देते हैं। और जेल में वो 90 दिन तक रहता है बिना किसी फेयर ट्रायल से, यानी कि ना तो उसे अदालत में लेके जाएंगे, कहीं नहीं, उसको उठा के नजरबंद कर देंगे 90 दिनों के लिए। ठीक है, जैसे मीसा एक्ट हो गया, पोटा एक्ट हो गया, टाडा एक्ट हो गया, अफस्पा हो गया, ये सारे के सारे क्या है बेटा, प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज हैं। इन लॉज का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, उसके क्राइम के लिए पनिश करना नहीं है, बल्कि उसे क्राइम करने से रोकना है। ठीक है, यस। नहीं नहीं, उनका अलग है, उनके ऊपर सेंटीमेंट को भड़काने का इल्जाम है। हाँ, तो ऐसा होता है, अथॉरिटीज उठा लेती हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, अब देखो जैसे करजन है, इमेजिन करो करजन ने बंगाल का डिवीजन किया, क्या उसके बाद एजिटेशन रुक गया इंडिया में? इंडिया आजाद हुआ भी ना उसके बाद। लेकिन करजन ने एक प्रिवेंटिव मेजर लिया कि आगे जाके ऐसा ना हो जाए। तो कभी कभी अथॉरिटीज क्या करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसे कदम उठा लेती हैं। ठीक है, हालांकि यस, वो मेजर आगे जाके सही साबित नहीं होते, जो इल्जाम लगाए जाते हैं अथॉरिटी पे, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्ट में तुमको प्रूव करना है, प्रूव किया तो ठीक, नहीं किया तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जितने समय तक वो व्यक्ति जेल में बंद रहेगा, इतने समय में अथॉरिटीज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेती हैं। तो ये एक टूल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, टू कंट्रोल या टू मेंटेन द सिचुएशन। ठीक है, सो हम ये देखते हैं कि रॉलेट एक्ट के तहत बहुत सारे क्रांतिकारियों को शक की बुनियाद पर उठाकर जेल में डालना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो जिस पर शक होगा उसको सीधा उठा के क्या कर देंगे, जेल में आपका बंद कर देंगे। ये कैसा लॉ था, एक प्रिवेंशन डिटेंशन आपका लॉ था। अब आप देखो कि ऐसे में पंजाब के दो जो आपके नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया गया था। और इनके गिरफ्तारी के खिलाफ एक एजिटेशन बुलाया गया था जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी वाले दिन। हालांकि उस समय सारी सभाओं को कैंसिल आपका कर दिया गया था कि कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल रैली या सभा आपकी नहीं होगी, पर जलियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था और उसमें लोग आपके इकट्ठे हुए थे। ऐसे में जनरल डायर, माइकल ओ डायर के जो आपके जूनियर थे, उन्होंने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया था और बड़ी मात्रा में लोग आपके मर गए थे। ठीक है, कई मात्रा में लोग आपके शहीद आपके हुए थे। तो इसके बाद जो अंग्रेजों के द्वारा एक हंटर कमीशन आपका बनाया गया था। हंटर कमेटी क्या करती है, आपकी तहकीकात के लिए बनाई गई थी कि जलियांवाला बाग में एक्चुअल में हुआ क्या। और कांग्रेस ने कौन सी कमेटी बनाई, तहकीकात कमेटी बनाई, जो रिपोर्ट करेगी कि जलियांवाला बाग में एक्चुअल में गलती किसकी है। ठीक है, अब अंग्रेज यहाँ पर क्या थे, बैकफुट पर थे। तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आपका लेकर आए और स्टेट्स में डायरकी को आपका लगाया। नाउ डायरकी क्या है उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। डायरकी जो होता है बेटा, ये होता है ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
नाउ ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? क्योंकि अंग्रेजों भारतीयों की ये डिमांड थी भाई कि अंग्रेज जो थे वो हमें शासन में भागीदार नहीं बनाना चाहते हैं, तो अंग्रेजों ने कहा हम क्या करते हैं। पहली बात तो देखो कि गवर्नेंस जो है ना इंडिया में वो दो लेवल पर है। एक है बेटा सेंट्रल लेवल पर और दूसरा किस लेवल पर है आपका, स्टेट लेवल पर है। तो अंग्रेजों ने कहा कि क्यों ना हम आपको शासन में भागीदार बनाएं, और भागीदारी की शुरुआत कहां से की जाए, आपके स्टेट से की जाए। तो स्टेट में क्या लगाई गई बेटा, डायरकी लगाई गई। डायरकी का मतलब है ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे दो लोग शासन करेंगे एक स्टेट को। अब दोनों में झगड़ा ना हो इसलिए रूलिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दूसरे थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट यानी कि हस्तांतरित विषय, और दूसरे क्या थे आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ठीक है, हस्तांतरणीय विषय। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट किसको दिए गए बेटा, इंडियंस को दिए गए, और रिजर्व सब्जेक्ट किसने रखे अपने पास, ब्रिटिश ने अपने पास रखे। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स क्या थे, ऐसे सब्जेक्ट जो लेस इंपॉर्टेंस के थे अंग्रेजों के लिए, जैसे भारतीयों की शिक्षा हो गई, एजुकेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फूड हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारे के सारे किसको दे देंगे, भारतीयों को। यानी कि स्टेट में इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के मंत्री कौन होंगे, सब भारतीय लोग होंगे। और रिजर्व सब्जेक्ट्स जो भारतीयों के साथ अंग्रेज शेयर नहीं करना, जैसे फाइनेंस आपका हो गया, सिक्योरिटी आपका हो गया, पुलिस आपका हो गया, मिलिट्री आपका हो गया, फॉरेन अफेयर्स आपका हो गया, ये सब किसने रखे अपने पास, अंग्रेजों ने अपने पास रखे। इसको कहते हैं बेटा डायरकी। तो डायरकी ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कहां पर लगाई गई थी, स्टेट में लगाई गई थी। कब, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत आपकी स्टेट में लगाई गई थी। इसमें शासन के विषयों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो विषय भारतीयों को दिए गए वो कहलाए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स या हस्तांतरित विषय, और जो सब्जेक्ट्स अंग्रेजों ने अपने पास रखे उनको कहा गया रिजर्व सब्जेक्ट, हस्तांतरित विषय। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वो थे जो ब्रिटिश के लिए लेस इंपॉर्टेंस के थे, जैसे मैंने कहा शिक्षा हो गया, पेयजल हो गया, फूड हो गया, हेल्थ आपका हो गया, ये सारा का सारा किसको दिया गया, इसमें मंत्री कौन बनेगा, भारतीय व्यक्ति बनेगा। और रिजर्व सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंस के थे, फाइनेंस, आर्मी, पुलिस, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, इसमें मिनिस्टर कौन बने रहेंगे, आपके अंग्रेज ही आपके या ब्रिटिश ही आपके बने रहेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर आपका हुआ था बेटा, तो आपको याद होगा 1909 का सेपरेट इलेक्टोरेट। 1909 के इस सेपरेट इलेक्टोरेट में अब सिखों को भी जोड़ा गया। ठीक है, 1909 के इस सेपरेट इलेक्टोरेट में, जिसमें पहले केवल कौन आते थे बेटा, मुस्लिम्स आते थे, अब इसमें किसको इंक्लूड कर लिया गया, आपके सिखों को भी इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं। ये किसके टाइम पर हुए थे, आपके चेम्सफोर्ड। देखो मॉन्टेग्यू कौन थे बेटा उस समय, मॉन्टेग्यू थे इंडियन सेक्रेटरी थे उस समय, भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे उस समय, भारत के वॉइसरॉय थे। इसलिए उनके नाम पर, असली नाम क्या होगा इस रिफॉर्म का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 होगा। पर क्योंकि उस समय इसको बनाने वाले कौन होते थे, सेक्रेटरी और वॉइसरॉय होते थे, तो उनके नाम पर इसको लॉन्च कर देते थे या उनके नाम पर उनको कह दिया जाता था। ये इसलिए भी करते हैं ऐसा ताकि हमें याद रहे ये आया किस समय है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ इतना कि नहीं। उसका बाद हम देखते हैं कि 1915 में लॉर्ड रीडिंग जो थे वो क्या बनते हैं, आपके भारत के वॉइसरॉय बनाए जाते हैं। आप यहां पर देखेंगे कि इनके वॉइसरॉय बनने से पहले 2021 आते आते, वैसे चेम्सफोर्ड को काफी सारी चीजों के लिए जाना जाता है। इनके टाइम पे इवेंटफुल रहा भारत का पॉलिटिकल सिनेरियो। और एक और इवेंट क्या हुआ बेटा, जब 1916 में वर्ल्ड वॉर चल रहा है इस समय, और इस समय जो ऑटोमन एम्पायर है, कौन था ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर कौन था, नालायकों बताओ, हमने मॉडर्न इंडिया इससे शुरू किया था। कौन था ऑटोमन एम्पायर, तुर्की यानी कि टर्की, है ना। तो ऑटोमन एम्पायर किसकी तरफ से लड़ रहा था बेटा,
ट्रिपल एंतांत की तरफ से लड़ रहा था। दो कंट्रीज थे, एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। तो ट्रिपल एंतांत थे धुरी राष्ट्र, जिसमें आपके जर्मनी था, ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्की था, ठीक है, इटली था। तो हुआ ये बेटा कि ऑटोमन एम्पायर वाज डिफीटेड बाय ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्या किया, ऑटोमन एम्पायर को डिफीट कर दिया। अब जब ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर को डिफीट कर दिया तो इनका जो सबसे बड़ा धर्म गुरु था, ये बताया था मैंने आपको नहीं, कौन, कैलिफ या खलीफा, या कैलिफेट कहते हैं उसको, ये सबसे बड़ा धर्म गुरु था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, कैलिफ को उसकी गद्दी से उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कोई कैलिफ कुलिफ नहीं, हटाओ, सब अब किसका है, ब्रिटिश का, ब्रिटिश और ब्रिटिश महारानी का है, ठीक है। इसके साथ साथ कैलिफ का पोस्ट भी खत्म कर दिया। जब कैलिफ का पोस्ट खत्म कर दिया बेटा, तो ब्रिटेन की इस हरकत की वजह से पूरे के पूरे मुस्लिम जगत में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन शुरू होते हैं, जिसको क्या कहा गया, आपके खिलाफत मूवमेंट कहा गया। खिलाफत मूवमेंट बेटा सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ था, ये पूरी की पूरे वर्ल्ड में चल रहे थे, मतलब मुस्लिम वर्ल्ड में चल रहे थे खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, खलीफा की खिलाफत की थी, उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया था। तो ऐसी कंडीशन में बेटा जो मुस्लिम लीग है, अब उसको पता चलता है कि अंग्रेजों का सही नेचर क्या है। तो 1916 में क्या होता है बेटा, कांग्रेस और लीग का क्या हो जाता है बेटा, पैक्ट हो जाता है, ठीक है। 1960 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ बेटा, लखनऊ में हुआ, और इस सेशन को किस नाम से जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। एसी मजूमदार जो थे इस सेशन के अध्यक्ष थे, और उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हुआ, पैक्ट हो गया, दोनों एक साथ हो गए। इसके साथ साथ आपको याद होगा एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, याद है, नरम दल गरम दल, वो लोग भी क्या हो गए थे, आपके एक साथ हो गए थे। तो यहाँ पर सभी के सभी लोग क्या हो गए, एक साथ हो गए। इससे क्या नाम दिया जाता है, लखनऊ पैक्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि भारत में दो लोग थे, मोहम्मद अली और शौकत अली मेनली, इन लोगों के द्वारा एक खिलाफत कमेटी आपकी बनाई गई थी। ये लोग भी क्या करना चाहते थे, जिस तरह सारे के सारे मुस्लिम वर्ल्ड में ब्रिटिश के खिलाफ एजिटेशन चल रहा है, ये लोग भी इंडिया में इसी तरह का एक एजिटेशन मूवमेंट को लॉन्च करना चाहते थे। खलीफा का मतलब क्या है और उसकी वैल्यू मुस्लिम लोगों के लिए क्या है, ये समझाने के लिए दोनों भाई इंग्लैंड भी गए थे, लेकिन उनको वहां से भगा दिया गया। अब इंडिया में आकर उन्होंने क्या किया, 1919 में एक खिलाफत कमेटी आपकी बनाई, और खिलाफत कमेटी का हेड किसको बनाया, महात्मा गांधी को। इस समय महात्मा गांधी जो है पॉलिटिकल सिनेरियो में उभर चुके हैं, और हर कोई इंडिया में उनको एक एस्पायरिंग लीडर के तौर पर आपका देख रहा है, जिसके पास कुछ आइडियाज हैं, कुछ तरीके हैं नेशनल मूवमेंट को लीड करने के लिए। तो 1919 में बेटा खिलाफत कमेटी का पहला बैठक होता है कहाँ पे, दिल्ली में, और इस खिलाफत कमेटी के बैठक का पहला हेड किसको बनाया जाता है, आपके महात्मा गांधी को बनाया जाता है। महात्मा गांधी ने देखा कि ये बहुत अच्छा मौका है जहां मैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी को यूज कर सकता हूं, और हुआ भी ऐसे। खिलाफत मूवमेंट इंडियन पॉलिटी में जाना जाता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। आप ये देखें कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जो आपका अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है उसकी चाबियां दी गई थी, जो एक सिंबल था हारमनी का। स्वामी सहजानंद जो थे वो दिल्ली की जामा मस्जिद से खड़े होकर भाषण देते हैं, ये भी एक सिंबल है किसका, हारमनी का। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए खिलाफत आंदोलन को जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, खलीफा को उसके पद से जो हटाया गया था, उसके विरोध के स्वरूप मुस्लिम समाज और भारतीय समाज में क्या शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन। इसको शुरू करने वाले कौन थे, मोहम्मद अली, शौकत अली नाम के दो ब्रदर्स थे। 1919 में गांधी जी ने चेतावनी आपकी दी कि अगर खिलाफत की डिमांड नहीं मानी जाती है तो वो 1920 यानी क्या करेंगे, असहयोग करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। अब आप खिलाफत आंदोलन को देखो बेटा, खिलाफत मूवमेंट का बेस क्या है, रिलीजियस बेस है, धार्मिक आधार पर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। अब उसको गांधी जी किसमें चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, एक नेशनल मूवमेंट में, राष्ट्रीय आंदोलन में उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर थे वो इसके अगेंस्ट थे। एनी बेसेंट ने तो गांधी जी को पॉलिटिकल चाइल्ड कहा था, वे राजनीतिक बच्चा हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन से जोड़ने की वजह से कांग्रेस से इस्तीफा दिया। मदन मोहन मालवीय ने भी गांधी जी के इस विचार की वजह से कांग्रेस को छोड़ दिया था। बट ऑब्वियसली अब एक लोग जो थे गांधी जी की तरफ देख रहे थे,
उनके जो तौर तरीके उनकी तरफ देख रहे थे। गांधी जी ने ये भी कहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत कि अगर हम शिद्दत से और पूरी मेहनत से आंदोलन चलाएंगे तो मैं तुम्हें 1 साल में आजादी दिलवा दूंगा। अब जो मासेस था, वो यूथ था, वो गांधी जी के इस कथन के पीछे था एकदम। और हम ये देखते हैं कि मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है हमें किसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बेटा किसके टाइम पे शुरू हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था 1920 में। खिलाफत मूवमेंट किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे स्टार्ट हुआ 1919 में। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ इतना? और ये जारी रहेगा कब तक आपके, जब रीडिंग क्या बन जाएंगे आपके, भारत के वॉइसरॉय आपके बनेंगे। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग आपके बनते हैं। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इनके द्वारा हैंडल किया गया था। गांधी जी अरेस्ट हुए थे इन्हीं के टाइम पर, क्योंकि चौरा चौरी का इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर में, जहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था भीड़ ने, जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन आपका हुआ था। स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन का रीजन क्या है बेटा? देखो, जब गांधी जी को जेल में बिठा दिया गया उठाकर, तो उसके बाद कांग्रेस में भी सवाल उठने लगे गांधी जी की लीडरशिप को लेकर। और सवाल इस बारे में उठने लगा कि क्या गांधी जी की ही नीति को फॉलो करना जरूरी है? कांग्रेस का अपना दिमाग कुछ है या नहीं है ना? वैसे आज की कांग्रेस को उस कांग्रेस का कंपेयर मत करना बेटा, वहां पर चीजें अलग हैं, यहाँ पर सिनेरियो अलग है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट डे सिनेरियो अलग है, प्रेजेंट डे इंडियन पॉलिटिक्स अलग है। उस समय की इंडियन पॉलिटिक्स पूरी तरह अलग हुआ करती थी, तो कंपैरिजन ड्रॉ करने का प्रयास मत करना। ठीक है, दूसरा चीज आप ये देखो कि कांग्रेस के अंदर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस आपका लिया, तो कांग्रेस के अंदर ही बातें शुरू होने लगी कि क्या कांग्रेस को अभी भी गांधी जी को फॉलो करना चाहिए या उनको अपनी नीति में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। अब जो कांग्रेस के ये 2 धड़े थे, ये कहलाए चेंजर्स एंड नॉन चेंजर्स। चेंजर्स वो जो कांग्रेस की विचारधारा में बदलाव करना चाहते थे और नेशनल मूवमेंट को एक नई अप्रोच से स्टार्ट करना चाहते थे। नॉन चेंजर्स ये वो लोग थे जो अभी भी गांधी जी के तौर तरीकों में विश्वास रखते थे और ये मानते थे कि गांधी जी के साथ ही कांग्रेस को चलना चाहिए। गांधी जी वॉज नेवर अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, इतना भी ध्यान रखना। गांधी जी कांग्रेस के मेंबर कभी नहीं बने, वो वन मैन आर्मी थे, इसीलिए उनको वन मैन आर्मी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बेटा जो चेंजर्स लोग थे उसमें कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जैसे आपके चितरंजन दास थे, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू हो गए, विट्ठल भाई पटेल हो गए। ये सभी लोग क्या थे? आपके चेंजर्स थे, जो अब कांग्रेस की जो अप्रोच है उसमें क्या चाहते थे? आपका बदलाव चाहते थे। नॉन चेंजर्स वही हैं, राजगोपालाचारी आपके हो गए, राजेंद्र प्रसाद आपके हो गए, ठीक है, लाला लाजपत राय हो गए। ये सब लोग कौन थे? आपके नॉन चेंजर्स थे, जो ये मानते थे कि कांग्रेस को गांधी जी के साथ चलना चाहिए, तो ही हमें क्या मिलेगी? आपकी आजादी मिल सकती है। उनके आइडियाज क्या है? रेवोल्यूशनरीज है। तो सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। आइडिया क्या था? 1922 में बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसमें सीआर दास क्या बनते हैं? हेड बनते, प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के। और वो एक प्रपोजल रखते हैं। वो क्या करते हैं कि क्योंकि अभी नेशनल मूवमेंट चल रहा है ठहराव के दौर पे, 1922 में क्या हुआ? गांधी जी जेल में चले गए हैं। अब नेशनल स्टेज पर कोई भी मूवमेंट, एजिटेशन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वो चाहते थे कि क्यों ना हम पॉलिटिकली प्रोटेस्ट करें अंग्रेजों के खिलाफ। और वो कैसा होगा? कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, जीत कर कहां पहुंचो? लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचो। और असेंबली में जब संसद चलेगी तो विपक्ष के तौर पे क्या करो? ओपोजिशन के तौर पे क्या करो? सरकार का विरोध करो। समझ में आया कि नहीं? इलेक्शन लड़ो, पार्लियामेंट में पहुंचो, असेंबली में पहुंचो और क्या करो? सरकार का विरोध करो। लेकिन ऑब्वियसली कांग्रेस में इस बात को लेकर एक सहमति नहीं बनी, जिसकी वजह से इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर ही क्या बनाई? एक स्वराज पार्टी बनाई। इलेक्शन हुआ, स्वराज पार्टी जीती और ये लोग कहां पहुंच गए? सबके सब लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे और वहां पर इन्होंने सरकार के बिलों का पुरजोर विरोध किया। इस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सिक्योरिटी पर्सनल लॉ आपका लेकर आना चाहती थी। सिक्योरिटी पर्सनल लॉ क्या था? कि कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत में
अगर वो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पकड़कर भारत से बाहर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर और कम्युनिस्ट विचारधारा बढ़ रही थी। चाइना भारत के पड़ोस में कम्युनिस्ट हो चुका था। यूएसएसआर की बाउंड्री अफगानिस्तान से लगना शुरू हो गई थी। अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं कम्युनिज्म का जो अप्रोच है वो भारत में ना पहुंच जाए, और भारत के बंगाल में कम्युनिज्म का अप्रोच धीरे धीरे पैर पसार रहा है। आज भी आप देखो तो सर्वाइविंग कम्युनिस्ट पार्टीज कहां पर हैं? बंगाल में ही हैं। इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं। तो अंग्रेजों को डर था कि कहीं ना कहीं ये कम्युनिज्म कहां ना पहुंच जाए, इंडिया में ना पहुंच जाए, और यहाँ के सभी लोग कम्युनिस्ट हो गए तो फिर हम कैपिटलिस्ट को कौन पूछेगा? अंग्रेज लोग कौन थे? आपके कैपिटलिस्ट थे। तो उसके लिए वो एक सिक्योरिटी पर्सनल लॉ लाना चाहते थे, जिसको स्वराज पार्टी ने लाने से इनकार कर दिया। उसका पुरजोर क्या हुआ? आपका विरोध हुआ। यही स्वराज पार्टी की अचीवमेंट रही। हम ये कह सकते हैं कि 1927 में 22 से लेके 27 इसलिए बेटा क्योंकि 22 में गांधी चले गए जेल में, 2 साल बाद उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद 27 तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब 27 में आपका साइमन कमीशन बनाया गया इंग्लैंड में, उसके बाद से फिर से भारत में क्या हो जाता है? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बीच का जो टाइम पीरियड है इसको नेशनल मूवमेंट के पॉज का टाइम पीरियड कहते हैं। और इस पॉज के टाइम पीरियड ने स्वराज पार्टी ने अपनी गतिविधियों से नेशनल मूवमेंट को जीवित रखा। लेकिन स्वराज पार्टी की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो गई। 1925 में सीआर दास की डेथ हो गई और उसके बाद स्वराज पार्टी की रेलेवेंस धीरे धीरे आपकी घटती गई। तो 23 में स्वराज पार्टी बनी। 2 साल तक, पूरे 2 साल तक की पूरी तरह एक्टिव रही। इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर कांग्रेस का विरोध ब्रिटिश का विरोध आपका किया, और पॉज के मूवमेंट में नेशनल मूवमेंट को जीवित रखा। ये स्वराज पार्टी के बड़े काम आपके रहे। कब बनी स्वराज पार्टी? किसके टाइम पर बनी? आपके लॉर्ड रिडिंग के टाइम पे। अब देखो इनका जो टाइम पीरियड है क्या कहा? सप्रेस्ड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, है ना, क्योंकि इस समय क्या चल रहा है? नेशनल मूवमेंट के पॉज का टाइम चल रहा है, तो कोई ज्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इनके टाइम पर होती हुई हमें नहीं दिखती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है।